हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का। और बहुत क्लियर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा फंडा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पर्पज बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूँ। एनसीईआरटी की तो बात करेंगे, प्लस एडवांस चीज़ों को भी पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर आप डीप नॉलेज रखना चाहते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी आपके लिए मतलब ऐसा नहीं होती कि ठीक है यार इनफ, ऐसा नहीं। जितना आप स्टडी कर सकते हैं डीप, उतना ही स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल भी पर्पज नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, बल्कि हम लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी प्लस एडवांस चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस चीज़ों को साथ में ध्यान में रखते हुए आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हमारे क्लास 6 चैप्टर 1 का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में नाम डाल दे रहे हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम मतलब, इसका मतलब यह है कि सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्लास 6 का है, ज्योग्राफी है, चैप्टर 1 है, ठीक है। बहुत आपको इजीली और बहुत आराम से बता दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। अगर हम कहें कि व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, तो सिंपल परिभाषा बहुत आसानी से जो आपको याद हो सकती है, आप ऐसे याद रखिए। एकदम सूक्ष्मतम कण से लेकर के, सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशाल काय आकाश गंगा तक के समूहों को हम क्या कहते हैं, कि समग्र रूप को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। मतलब सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशालतम आकाश गंगा के समग्र रूप को हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स में जो विजिबल चीज़ें हैं, मतलब जो दिखाई दे रही हैं वो भी, और जो नॉन विजिबल हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वो भी, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं यूनिवर्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मतलब जो भी चीज़ें आपको विजिबल एंड नॉन विजिबल चीज़ें दिख रही हैं, दैट इज यूनिवर्स, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो बहुत क्लियर हम यहाँ पे पहले हमारे चैप्टर की डेफिनेशन है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या कहें कि यूनिवर्स। बात हो रही है हमारी यूनिवर्स, इसकी डेफिनेशन है सूक्ष्मतम कण से लेकर सूक्ष्मतम कण से लेकर सूक्ष्मतम कण से लेकर विशाल काय, विशाल काय आकाश गंगा के समग्र रूप को, आकाश गंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आकाश गंगा के समग्र रूप के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते हैं। और एक चीज आप और ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रह्मांड में विजिबल, विजिबल एंड नॉन विजिबल, एंड नॉन विजिबल चीजें शामिल हैं, चीजें
शामिल हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे कि सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशाल का आकाश गंगा के समग्र रूप हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स, या फिर हम कहें कि ब्रह्मांड। यूनिवर्स में जो विजिबल चीजें हैं, जो हम देख रहे हैं, वो तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। बट ऐसी चीजें जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लाइक एज अ वायु, एयर, वो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। आई कैन फील दैट बट आई कैन नॉट सी। उसे हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। वो भी यूनिवर्स का हमारे पार्ट है। हम कह सकते हैं कि वो भी हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। जो विजिबल है एंड जो नॉन विजिबल है, वो सारी चीजें दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमारा क्लियर हो गया, यूनिवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा स्पेस, किसे कहते हैं, अंतरिक्ष। कई बार हमें कहा जाता है कि अंतरिक्ष हमारे ग्रह के ऊपर, अगर आपसे कोई पूछे कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हमारे ग्रह के ऊपर वह क्षेत्र जहां न सांस लेने के लिए, जैसे सांस लेने के लिए वायु नहीं है, तथा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए भी वायु नहीं है। कह सकते हैं कि हमारे ग्रह से क्या तात्पर्य है, हम किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर का वह क्षेत्र जहां न सांस लेने के लिए और ना ही प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु है, वहां कहते हैं कि वो अंतरिक्ष है, वो स्पेस है, ठीक है। चलिए हम स्पेस की भी परिभाषा देख लेते हैं, अर्थात अंतरिक्ष की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष क्या कहें, स्पेस, अंतरिक्ष कहें या स्पेस। हमारे पृथ्वी के ऊपर वह क्षेत्र, हमारे पृथ्वी के ऊपर वह क्षेत्र जहां सांस लेने के लिए जहां सांस लेने के लिए तथा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारे ग्रह से तात्पर्य, हमारे ग्रह का मतलब है पृथ्वी के ऊपर का वह क्षेत्र जहां पे सांस लेने के लिए वायु नहीं है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है, वह क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र हमारा कहलाता है स्पेस या अंतरिक्ष। दो चीजें क्लियर हुई, फर्स्ट इज यूनिवर्स एंड सेकंड इज स्पेस। मैंने बताया कि सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशालतम जो आकाश गंगा का स्वरूप है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स में विजिबल एंड नॉन विजिबल चीजें शामिल होती हैं। और जो स्पेस है, स्पेस के बारे में कहा जाए कि हमारे ग्रह के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर का वह क्षेत्र जहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायु नहीं है और हमें सांस लेने के लिए वायु नहीं है, वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, स्पेस। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा कि यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की जो स्टडी करने की ब्रांच होती है, जैसे किसी चीज़ का स्टडी करने का स्पेसिफिक एरिया होगा ना, जैसे हम कहें कि पृथ्वी का अध्ययन कहाँ करते हैं, ज्योग्राफी में, तो वैसे जो यूनिवर्स है उसके स्टडी की ब्रांच क्या है, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो आइए हम समझ लेते हैं कॉस्मोलॉजी।
देखिए, चलिए देख लेते हैं कॉस्मोलॉजी। यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, ये जो कॉस्मोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये ग्रीक वर्ड है, पहला है कॉस्मोस, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये है कॉस्मोस प्लस लॉगोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लस लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। अगर हम इसे सिंगल लाइंस में डिफाइन करना चाहें, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स is known as cosmology। कॉस्मोलॉजी मतलब कि यूनिवर्स का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। और सबसे एक अच्छी बात आपको, ये कॉस्मोलॉजी वर्ड गिवन बाय वोल्फ। कॉस्मोलॉजी वर्ड गिवन बाय वोल्फ। कॉस्मोलॉजी जो वर्ड है ना, वो वोल्फ ने दिया था, एक क्रिश्चियन खगोलविद थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि कॉस्मोलॉजी टू वर्ड से डिफाइन होता है, टू वर्ड से ओरिजिन होता है इसका। फर्स्ट इज कॉस्मोस एंड सेकंड इज लॉगोस। तो कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो अगर हम कहें कि सिंगल लाइंस में इसकी डेफिनेशन कॉस्मोलॉजी की, तो दैट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, हम कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि जो कॉस्मोलॉजी कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग अपना मत है। उनके विचारों को हम समझते हैं, उनके क्या सिद्धांत है, उनकी थ्योरी क्या कहती है, और वाकई में आज हमारा जो ब्रह्मांड है किस रूल्स को अभी फॉलो कर रहा है, कौन सी जो ज़्यादा थ्योरी पॉपुलर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे कि परंपरागत सिद्धांत, परंपरा से कौन सा सिद्धांत चला आ रहा है, एंड अभी जो पॉपुलर थ्योरी है उस सबसे वो कौन सी है। भला आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पॉपुलर थ्योरी कौन सी है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब कहें कि यूनिवर्स के बारे में कौन सी जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हम कल तो बताएंगे, बट आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम समझते हैं, आइए हम समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमारे जो विद्वान हैं उनके क्या मत है या क्या उनकी थ्योरी है, वो क्या कहते हैं। चलिए, तो यूनिवर्स के बारे में सबसे पहला सिद्धांत अगर किसी ने दिया था, अगर सबसे पहले किसी ने सिद्धांत दिया था, वो थे टॉलेमी। टॉलेमी सबसे पहले यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं और वो एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम था जियोसेंट्रिक। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि जियोसेंट्रिक का क्या मतलब है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, आप रिलैक्स होकर बैठिए, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारी थ्योरी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो हमारी थ्योरी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसे हम कहते हैं एक क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थियरी, एंड इसे कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। मतलब देखिए, तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने दो तरह की थ्योरीज दी है। एक तो परंपरागत है जिसे हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, और जो सेकंड है उसे हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, मतलब आधुनिक। तो आधुनिक में आज हम किस थ्योरी पे डिपेंड है वो, एंड परंपरागत कैसे चली आ रही है थ्योरी, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वही यहाँ पे दिया गया है। क्लासिकल का मतलब है परंपरागत, परंपरागत सिद्धांत, सिद्धांत। दूसरा है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक
सिद्धांत, सिद्धांत पहला पहला है हमारा परंपरागत सिद्धांत एंड सेकंड आधुनिक सिद्धांत। तो हमारे एक खगोलविद थे सबसे पहले टॉलेमी, टॉलेमी, टॉलेमी महोदय, हाँ टॉलेमी। देखिए टॉलेमी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स की स्टडी की और एक सिद्धांत दिए जिसका नाम था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है, ये बता रहे थे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके केंद्र में है कौन? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी उसके केंद्र में है और सभी सूर्य और ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। अभी आज तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? सन का। बट इन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी वो यूनिवर्स के केंद्र में और सभी ग्रह और जो सूर्य है इनका चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जो हमें पता चलता है, ये कहते हैं कि देखिए सबसे पहले यूनिवर्स का अध्ययन, सबसे पहले पहले यूनिवर्स की स्टडी, यूनिवर्स का मतलब वही ब्रह्मांड, यूनिवर्स की स्टडी, स्टडी ये सबसे पहले क्या कर ये सबसे पहले क्या करते हैं? यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। सेकंड क्या करते हैं? ये एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है जियोसेंट्रिक। इनके सिद्धांत का नाम था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है, यहाँ पे जियो से आप समझेंगे जियो प्लस सेंट्रिक। तो जियो का मतलब है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब है सेंटर, सेंट्रिक का मतलब है सेंटर। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द जियोसेंट्रिक थ्योरी, सो आई कैन से दैट कि जियोसेंट्रिक थ्योरी, यहाँ पे हम कह सकते हैं जियो का मतलब अर्थ, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, के केंद्र में है। ये यही चीज टॉलेमी साहब बताए। सबसे पहले इन्होंने यूनिवर्स का स्टडी किया एंड देन उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, एक जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए जिसका मतलब ये था, इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी उसके केंद्र में है और सूर्य और सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। किसका? पृथ्वी का। अभी हमें ये लगता है कि यार क्या बातें थी, बट उस टाइम की ये बातें भी प्रमाणिक थी। इनकी बातें कुछ दिनों तक चली, कुछ दिनों तक ही ये चलता रहा, बट फिर उसके बाद आते हैं हमारे कॉपरनिकस। ठीक है, चलिए। फिर इस परंपरागत थ्योरी के पहले जो कहें कि खगोलविद थे वो टॉलेमी थे और सेकंड आते हैं कॉपरनिकस। सेकंड कॉपरनिकस आते हैं, सेकंड आते हैं कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कॉपरनिकस क्या बताते हैं? कॉपरनिकस कहते हैं कि जो टॉलेमी साहब बताए हैं कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि हमारा सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो और सभी ग्रह जो हैं वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इस सिद्धांत को नाम दिया हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक।
इनका जो सिद्धांत था हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे दो शब्द निकल के आते हैं। पहला हेलियो, हेलियो का मतलब है सन, एंड सेंट्रिक का मतलब सेंटर, सेंटर। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के केंद्र में है। देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, तो आप कह सकते हैं कि कॉपरनिकस। एंड जब आपसे कहा जाए जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है, तो आते हैं टॉलेमी। तो हमारे कॉपरनिकस साहब कहते हैं कि जो टॉलेमी साहब बताए हैं कि जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ हमारी यूनिवर्स के केंद्र में है, वो गलत है। बल्कि अर्थ नहीं, हमारी हमारा जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, सभी ग्रह उसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये सिद्धांत देते हैं आपके कॉपरनिकस साहब। ठीक है। फिर आते हैं 1620 में गैलीलियो। 1620 में गैलीलियो साहब आते हैं। 1620 में गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने 1620 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया? टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन का आविष्कार किए, दूरबीन का आविष्कार किए, दूरबीन का आविष्कार। ये क्या किया? दूरबीन का आविष्कार करते हैं कौन? गैलीलियो। जब गैलीलियो साहब दूरबीन का आविष्कार करते हैं तो इससे क्या होता है, चीजों की स्टडी करने में और भी इजी हो जाती है, और भी आसानी हो जाती है। हम जो स्पेस की चीजें हैं वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जो स्पेस की चीजें हैं उनकी स्टडी में हमें बेनिफिट्स होने लगे। इससे क्या हुआ, नई क्रांति आ गई। ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है। फिर इसके बाद ये तो चीजें हमारी क्लियर ही हुई। उसके बाद एक और हमारे साइंटिस्ट आते हैं नंबर 4 पे। फिर इसके बाद आते हैं केपलर। थर्ड आते हैं केपलर। केपलर साहब क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया, केपलर साहब ने सबसे पहले जो हमारे अर्थ होते हैं, मतलब अर्थ की बात नहीं, हमारे जो प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट घूमते कहाँ पे, उनकी तो कोई ना कोई एक कक्षा होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बुध घुस जा रहा है बृहस्पति के कक्षा में। आप अपने घर में जाते हैं ना, दूसरे के घर में थोड़ी ना जाते हैं कि पता लगा चलो भाई अपने घर के बजाय दूसरे के घर में चले गए, नहीं। तो वही इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है हमारे प्लैनेट के, जो उनकी कक्षाएं हैं, उनके नियमों के बारे में बताया, हमारे ग्रह के गति के नियमों के बारे में, ग्रह के गति के नियमों के बारे में, गति के नियमों के बारे में, गति के नियमों के बारे में, बारे में किसने बताया? ये आते हैं केपलर साहब। ठीक है, केपलर साहब बताते हैं कि हमारे ग्रह किस तरह की गति करते हैं, उनकी कक्षाओं के रूल्स क्या होंगे, इसके बारे में बताया। और इन्होंने एक कहें कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का ही समर्थन दिया। क्या किए? समर्थन दिए। इनके कहने का मतलब ये था कि जो कॉपरनिकस साहब कह रहे हैं कि जो हमारा सन है वो यूनिवर्स के केंद्र में है, इस बात को ये भी माने कि नहीं, यूनिवर्स के केंद्र में सूर्य ही है, ना कि हमारी पृथ्वी है। मतलब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सभी ग्रह उपग्रह क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। इस सेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का केपलर साहब भी समर्थन किए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हमारे विलियम हर्शल। विलियम हर्शल जी क्या कहते हैं? विलियम हर्शल 5वें नंबर पे हम आते हैं, जो खगोलविद थे।
उनका नाम था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। अब हर्शेल महोदय क्या कहते हैं? हर्शेल महोदय सबसे पहले दूरबीन की सहायता से क्या करते हैं? यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। दूरबीन की सहायता से सहायता से यूनिवर्स की स्टडी यूनिवर्स की स्टडी क्या करते हैं? यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। ये क्या करते हैं? यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। किसके हेल्प से? दूरबीन की, क्योंकि चीजों को समझने में आसानी हो गई। दूरबीन है हमारे पास तो हम जो डिस्टेंस की चीजें हैं उसे भी देख सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल हुआ उस टाइम पे। गैलीलियो साहब ने जो टेलीस्कोप का आविष्कार किया हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी हो गया, है ना। चलिए, 1805 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया, 1805 में इन्होंने स्पष्ट किया कि जो 1805 में स्पष्ट किया इन्होंने कि जो हमारी आकाश गंगा है, अभी हम बात करेंगे कि आकाश गंगा क्या होती है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि आकाश गंगा है वो यूनिवर्स का एक अंश मात्र है। वो यूनिवर्स का एक अंश मात्र है। अंश मात्र है मतलब कि जो हमारी आकाश गंगा है वो सिर्फ यूनिवर्स का एक क्या है? पार्ट है। उसके बराबर भी नहीं हो, बस उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये बात किसने बताया? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, चलिए, 20वीं सदी में क्या हुई? मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। 20वीं सदी में 20वीं सदी में मिल्की वे की स्पष्ट तस्वीर आती है। मिल्की वे मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। उस आकाश गंगा को कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। तस्वीर सामने आती है। सामने आती है। उससे पता चलता है। उससे पता चलता है। उससे पता चलता है कि हमारा सन उससे पता चलता है कि हमारा सन आकाश गंगा के आकाश गंगा के केंद्र में नहीं केंद्र में नहीं बल्कि एक किनारे पर स्थित है। एक किनारे पर स्थित है। पर स्थित है। देखिए, अब आइए समझते हैं। जो विलियम हर्शल साहब थे, उन्होंने ये बताया कि जो पहली बात, विलियम हर्शल साहब कह रहे हैं कि जो हमारी विलियम हर्शल साहब कह रहे थे कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो सोलर जो हमारा यूनिवर्स है उसका सिर्फ एक अंश मात्र है। उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद 20वीं सदी में मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसका क्या है? उसके केंद्र में नहीं सन स्थित है, बल्कि कहाँ स्थित है? वो एक कोने पे स्थित है, एक किनारे पे स्थित है। अब लो, अब जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी वो भी आपकी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ये भी फॉल्ट हो गई कि ये नल हो गई, जीरो हो गई। अब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अब पता चल गया ना कि जब पिक्चर सामने आती है कि जो सन है वो केंद्र में नहीं बल्कि कहाँ? किनारे पे स्थित है, तो ये सेंट्रिक थ्योरी भी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कैंसिल हो जाती है जो हमारे कॉपरनिकस साहब दिए थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं 6वें नंबर पे हमारे एक खगोलविद जिनका नाम था एडविन हब्बल।
एडविन हबल, एडविन हबल, इनका नाम था एडविन हबल। अब देखिए एडविन हबल साहब कहते हैं कि जो आपका यूनिवर्स है, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो विजिबल यूनिवर्स है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका जो डायामीटर है वो कितना है, डायामीटर 250 करोड़ लाइट ईयर है। अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो 250 करोड़ लाइट ईयर है, लाइट ईयर है। ठीक है, जो आपको ब्रह्मांड दिख रहा है ना, उसका सिर्फ ये डायामीटर बता रहे हैं। अब सोचिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी ब्रह्मांड हमें दिख रहा है उसका जो डायामीटर है, जो व्यास है उसका, वो कितना है, 250 करोड़ लाइट ईयर। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम कहते हैं एक लाइट ईयर। अब 250 करोड़ लाइट ईयर की बात करें, यू कैन इमेजिन दिस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने ये एक सिद्धांत दिया, मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत, मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत, ब्रह्मांड सिद्धांत। ये एडविन हबल साहब देते हैं एक थ्योरी जिसका नाम है मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत। और इन्होंने बताया कि हमारे हमारे यूनिवर्स में इन्होंने बताया कि जो हमारे यूनिवर्स में आकाश गंगाएं हैं, कई बार आकाश गंगा शब्द आ रहा है ना, तो बताते क्या मतलब होता है इसका। जो हमारे यूनिवर्स में आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं उनकी, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कोई भी चीजें जो कनेक्टेड होती है ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हमारा सोलर सिस्टम क्यों सूर्य के चारों ओर ही घूम रहा है, जो हमारा जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर ही क्यों घूम रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से घूम रहा है, ये समझ लीजिए। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हुआ तो जाहिर सी चीजें हैं कि वो एक दूसरे से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। तो जो हमारी आकाश गंगाएं हैं वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण से ही बधी हुई है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। और ये बता रहे हैं एडविन हबल साहब कि इनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और अंत में क्या होगा, और अंत में और अंत में ब्लैक होल में समा जाएंगे, ब्लैक होल में समा जाएंगे, ब्लैक होल में समा जाएंगे। देखिए कई बार हमें एक शब्द मिला आकाश गंगा। क्या होता है आकाश गंगा, आकाश गंगा लाखों करोड़ों तारों का समूह है, दो चार स्टार्स नहीं, लाखों करोड़ों अरबों, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें अनगिनत तारों का समूह। अनगिनत तारों का समूह क्या होता है, आकाश गंगा। सबसे अच्छी बात हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम, अर्थ हुआ, और हमारे जो और 7 प्लैनेट्स हैं, टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ को लेके 8 प्लैनेट हैं, तो और 8 प्लैनेट और सन और सैटेलाइट, ये सारी चीजें जिस आकाश गंगा में स्थित हैं उसका नाम है मिल्की वे। अब आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे ये सर्च करके बताइएगा या फिर आप मुझे एक आंसर दीजिएगा कि जो आपके नियरेस्ट, आपकी जो गैलेक्सी है उसके नियरेस्ट कौन सी आकाश गंगा है, उसका नाम मुझे बताइएगा। एंड नहीं तो हम कल आपको फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एडविन हबल साहब एक मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत देते हैं, और ये बताते हैं कि यूनिवर्स में जो आकाश गंगा की आपस में दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये इतना दूर हो जाएंगे कि और कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्या करेंगे, ब्लैक होल में समा जाएंगे। ब्लैक होल क्या है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा परंपरागत सिद्धांत। पहले आते हैं आपके टॉलेमी, दूसरे पे आते हैं कोपरनिकस,
तीसरे पे आते हैं आपके गैलीलियो, फिर आते हैं केपलर, फिर आते हैं विलियम हर्शल, फिर आते हैं आपके एडविन हबल। ये 6 सिद्धांत हमने देखे हैं। हालांकि गैलीलियो ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, बट सिद्धांत के फील्ड में जो सिद्धांत के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, एक हमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक आविष्कार किया, जिसका टेलीस्कोप का आविष्कार हमने अपने स्पेस की स्टडी के लिए देखा। ठीक है, इन सारी चीजों का हमने कंप्लीटली अध्ययन किया। ये था हमारा परंपरागत सिद्धांत। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के बारे में कल हम पढ़ेंगे और ऐसे ही डीप स्टडी के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।